है और वहाँ केसेस बढ़े हैं। उसमें हमारा हरियाणा प्रांत भी है, जहाँ प्रतिदिन अब लगभग 2000-2100 ऐसे केसेस रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं, जो संख्या पहले 1000 तक भी आ गई थी। अब इस चीज़ को, क्योंकि सारे देश भर में 8 प्रांतों को इस विषय के लिए चिन्हित किया गया था जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, उनको सबको आगे इसको कैसे रोका जाए, इसके कुछ विषय सुझाव ये सब सामने आए हैं। हमने आश्वासन दिया है कि हम कोविड को और फैलने से रोकने के लिए जितने पर्याप्त प्रबंध हैं वो सब करेंगे, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके अंदर मास्क का प्रयोग करने की बात है। 1 करोड़ मास्क हम जल्दी इसी सप्ताह के अंदर हम बंटवाएंगे। और इसी में एक विषय सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, उसका भी एक निर्णय हमने लिया है कि अभी 26 तारीख से जितने भी एनसीआर के बड़े शहर हैं, 6 जिले खास करके, उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार, सोनीपत आ गया। तो इन 6 जिलों में सोशल गैदरिंग के नाते, चाहे वो पारिवारिक है, विवाह शादी है, या कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है, किसी प्रकार की गैदरिंग में कोई भी जो हॉल, कम से कम जहाँ 100 की संख्या का स्पेस है, तो वहाँ 50 लोग ही एकत्र होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ओपन में अगर करना होगा तो 100 लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जिलों में किसी इंडोर में करना होगा तो 100 की संख्या तय की है, ओपन में करना होगा तो 200 की संख्या तय की है। ये परसों 26 तारीख से ये नियम लागू हो जाएगा। तो मैं अपील भी करूँगा हरियाणा की जनता से कि इनके ऊपर, इन सब बिंदुओं पर वो थोड़ा सा कोरोना के फैलाव को रोकने की दृष्टि से ये पग उठा रहे हैं, इसलिए इसमें वो सहयोग करें। क्योंकि कोरोना से बचाना है तो लोग स्वयं अपनी जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक ये निर्णय हमने किए हैं। इसी में दूसरा विषय था कि वैक्सीन, जिसका भारत देश में भी 2 प्रकार की वैक्सीन का निर्माण होकर के उसका ट्रायल चल रहा है। दुनिया के कई देश भी वैक्सीन बना रहे हैं। तो हमारे ट्रायल का 3rd फेज इस समय शुरू हुआ है। बहुत जल्दी 3rd फेज समाप्ति के बाद ये आम नागरिक के लिए भी उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी आज योजना रचना बनाने के लिए कहा है। उसके अंदर कैटेगरीज तय करेंगे कि कौन सी कैटेगरी को पहले, क्योंकि एक साथ देश में 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना संभव भी नहीं है। तो पहले चरण में जिनके लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऐसे सब लोगों को पहले चरण में दी जाएगी, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स की इसमें से बचाव करना, उनको सुरक्षित रखना, यह पहले चरण में किया गया है। ऐसे ही दूसरे चरण में और जो पब्लिक की लाइफ की जो सर्विसेज हैं, जो आवश्यक हैं, ऐसे देश भर में इसको तय किया गया है। तीसरे में जो बाकी लोग हैं, उनको आयु के अनुसार 2 चरण उसके बनाए हैं। तो 4 ऐसे कैटेगरीज बना करके, और ये सारे 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, ये एक टारगेट है। अब उसका एकदम निश्चित जो प्रोग्राम है वो बाद में दिया जाएगा कि कब तक वो वैक्सीन का ट्रायल समाप्त होगा और कब वो उपलब्ध होगी और कब से शुरू करेंगे। इसके लिए स्टेट की स्टीयरिंग कमेटी है, स्टेट टास्क फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है। सुझाव तो है कि ब्लॉक तक की टास्क फोर्स बनाई जाए, ताकि हर एक व्यक्ति तक उस वैक्सीन का जो इंजेक्शन है वो पहुंच सके। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा गया है। तीसरा विषय है कि जो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, किसानों से भी अपील करना चाहूँगा कि अभी जो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं। और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहां जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। जीटी रोड पर, हाईवेज पर ना आए, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, उन पर भी जाने को अवॉइड करें। इसके बिना ही अपना काम चलाएं। वहां भी उन 2 दिनों में सख्ती बरती जाने की एक योजना बनाई गई है, ताकि हम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हमारी पुलिस जो अलर्ट है, उस नाते से हमने ये व्यवस्था की है। और मैं किसानों को अपील करता हूं
कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं। उसमें हमने घोषणा की है, बार बार की है, अब फिर मैं कर रहा हूं कि हमारे यहाँ हरियाणा में न तो हम मंडियों को डिस्टर्ब करेंगे, बल्कि पहले से मंडियां जितनी हैं उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार एमएसपी भी जो हमारे यहाँ विभिन्न फसलों की तय की गई है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा धान अथवा गेहूं जो प्रोक्योरमेंट की जाती है वो तो होगी ही होगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी बाजरा है, सरसों है, मूंग है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, ऐसी सब फसलों के लिए हमने भी यहाँ अपनी एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रखी हुई है और इसको लगातार जारी रखेंगे। इसके अंदर कहीं व्यवधान नहीं आने देंगे। इसलिए यही 2 शंकाएं किसानों की हैं। उन 2 किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए बार बार पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ लोगों का इस प्रकार का रहता है कि जो अपने इस वेस्ट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऐसे समय समय पर आह्वान करते रहते हैं। इसके बाद किसान अगर मानो किसी प्रकार से हमारी अपील अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ भी होगा और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो भी ठीक बनी रहेगी। तो यही अपील आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। सर, इसमें कोई जिस तरह से अब हिमाचल ने रात का कर्फ्यू करा है और कई जिलों में जैसे पार्टली एरियाज में जो बंद करने की बात है, हरियाणा में अभी कोई जो प्रभावित एरिया आपने बताए हैं कि नाइट कर्फ्यू या फिर कोई समय पे कुछ समय के लिए जैसे वहां पर कुछ टाइम के लिए जैसे बंद करने वाली बात हो ताकि मूवमेंट ना हो? ऐसा हमको लगता है कि नाइट कर्फ्यू आदि लगाने का कोई बहुत बड़ा उपयोग लगता नहीं है, क्योंकि रात को तो वैसे भी कोई इस प्रकार की गैदरिंग ज्यादा होती नहीं है। अगर होती है तो फंक्शंस में होती हैं, चाहे वो सोशल फंक्शंस हैं, पारिवारिक हैं, राजनीतिक हैं। इन फंक्शंस के ऊपर हमने जो थोड़ा सा किया है सख्ती, तो उससे ही काम ये चल सकता है। रात्रि कर्फ्यू में या हरियाणा में इस प्रकार की कोई चीज ज्यादा नहीं होती कि रात्रि को बहुत ज्यादा लोग निकलते हों। कहीं कहीं निकलने की ज्यादा जो एक स्वभाव है लोगों का, जैसे मानो गुजरात में, क्योंकि वहां मौसम इन दिनों में भी ऐसा होता है कि रात को लोग खूब बाहर निकलते हैं। उन्होंने रात्रि कर्फ्यू लगाया तो उनके यहाँ इसका लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ हरियाणा में सर्दी के दिनों में रात्रि कर्फ्यू का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। और दूसरा जो टास्क फोर्स बनाने का के लिए कहा है कि 100 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे होने दिए जाएंगे, तो कुछ ऐसे संस्थान है या कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जहाँ कई सैकड़ों की संख्या में लोग काम करते हैं, तो वहाँ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? वहाँ पहले से ही गाइडलाइंस दी हुई हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रख करके काम करने के लिए और लोगों को लाएं, और वहां पर जो भी काम करने वाले लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। फिर भी उसका आग्रह करेंगे कि काम करने वाले जितने संस्थान हैं वो नियमित कार्यक्रम उनका प्रतिदिन का है, इसलिए बहुत आसान है, वो कर भी सकते हैं। कैजुअल कार्यक्रम होते हैं उसमें लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ होती है। जहां नियमित प्रतिदिन कार्यक्रम होते हैं वहां संख्या कम ज्यादा हो, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का सारा प्रावधान रखते हैं तो वो सावधानी से काम चल सकता है। रैलीज आप लोगों की है दिसंबर महीने में, कुछ रैलीज हैं आपकी दिसंबर महीने में, क्या उनको पोस्टपोन किया जाएगा क्योंकि कैब जो है आपने 200% का कर दिया? अभी तो उसमें समय काफी है, तो उसका विचार करेंगे। ये जो टास्क फोर्स की बात आई है सर, ये जो आज सुझाव आया है वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि ब्लॉक लेवल पर टास्क फोर्स बनाई जाए, इसको लेकर हरियाणा का क्या प्लान है? अभी तो उसको शुरुआत किया है हमने। स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी और टास्क फोर्स बना ली है। डिस्ट्रिक्ट्स में भी 22 में से 17 या 18 जिलों में बन चुकी है। ब्लॉक लेवल की अब बनेगी, क्योंकि विषय कुछ दिनों से शुरू हुआ है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीनेशन की अभी तो कोई एकदम डेट उसकी तय नहीं है, लेकिन पूर्व तैयारियां उसकी करने के लिए कहा गया, वो हम सब कर रहे हैं। सर, एक बात और है कि जैसे महाराष्ट्र ने कह दिया कि दिल्ली से आने वाले सभी को जो है अपना कोविड टेस्ट करा के आना पड़ेगा, वो भी 72 घंटे पहले। तो आप तो दिल्ली के बिल्कुल समीप रहते हैं, चारों तरफ से आपका एरिया घिरा हुआ है, तो आप लोग भी ऐसे भी प्लान कर रहे हैं कि ताकि लोग टेस्ट करा के आए इस इलाके में? हम लोग अपने जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, वहां हमारी टेस्टिंग सब चल रही है, और वो टेस्टिंग हम ये जो एंटीजन टेस्टिंग है वो सबकी होती है। उसमें जो पॉजिटिव यानी जो सिम्टोमेटिक होते हैं उनकी फिर दूसरी आरटीसीआर वो टेस्टिंग फिर बाद में उसकी रीटेस्ट कराते हैं, ताकि कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उसको फिर अलग करते हैं। बॉर्डर्स के ऊपर हमारी सारी व्यवस्था चल रही है। सर, 2000 केसेस आ रहे हैं डेली, अभी हरियाणा कौन सा स्टेज पे? मैंने बताया ये 3rd वेव चल रही है, बल्कि ये 2000 तो अब कम हो गए हैं। इससे पहले तो ये एक दिन तो शायद 3000 हो गए थे, 3000 भी टच कर गए थे। अब ये 2021 है तो अपने में अभी ज्यादा है। फिर भी
हमारा जो पॉजिटिविटी रेट जो आ रहा है वो 6.8 समथिंग आ रहा है, जो कुछ प्रदेशों में तो ये दिल्ली में 10% से ऊपर आ रहा है। दिल्ली में एक समय था 16% पॉजिटिविटी रेट हो गया था, तो इसलिए हमारा दिल्ली से कम है, फिर भी ओवरऑल 6.8 ज्यादा है। अगर ये और 4-5 तक आता है तो मैं समझता हूँ नॉर्मल स्थिति आएगी। सीएम साहब एक कांग्रेस का क्वेश्चन है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू कोविड। कांग्रेस को आईटी डिपार्टमेंट ने 100 करोड़ का जो एआईसीसी को फंड गया है, कोई मध्य प्रदेश की कंपनी है, तो कांग्रेस को आईटी डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो हाउ डू यू फील दैट नेशनल हेराल्ड केस में पहले गांधी ऑलरेडी दे आर अंडर द स्कैनर ऑफ आईटी, नाउ अनदर केस हैज कम अप एंड टाइम्स नाउ हैज ब्रोकन दिस स्टोरी। ये पैसा हरियाणा से गया है क्या? नहीं, हरियाणा से नहीं गया। ये तो कोई मध्य प्रदेश की कंपनी है, लेकिन जस्ट वांट टू टेक योर ये ऑल इंडिया लेवल के जो विषय होते हैं, केंद्र सरकार सब पर ध्यान रखे हुए है और निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई संज्ञान लेगी केंद्र सरकार, ऐसा मेरा विश्वास है। सर एक सवाल, अभी हाल ही में जो जानकारी आई कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे सरकार को अच्छे पैसे आए हैं, क्योंकि लगभग ये माना जा रहा है कि एक जिले में कई करोड़ रुपए की दर्ज। ऐसा कोई आंकड़ा है सर आपके पास कि मास्क ना पहनने वालों से कितना चलान वसूल होगा? ऐसा लगभग मुझे लगता है कि कोई 24-25 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। लेकिन देखिए, मास्क न पहनने वाले से जुर्माना लेने का कोई हेतु पैसा इकट्ठा करना नहीं होता है, वो तो एक डेटरेंट होता है कि लोग जो है सो थोड़ा सा भयभीत हो, मास्क जरूर पहने। हम साथ में मास्क उनको देते भी हैं, बांटते भी हैं, चलान भी करते हैं, साथ में उनको कहते हैं 5 मास्क लेकर जाओ, और जो चालन के साथ उनको 5 मास्क दिए जाते हैं। हमने पीडीएस दुकानों पर मास्क रखे हैं, उनको भी देते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से भी मास्क उनको देते हैं। मास्क लेने के बाद भी लोग पहनते नहीं है, इसलिए स्वभाव बने मास्क पहनने का, उसी लिए है। कोई इसका हेतु कोई चुनाव यानी कोई पैसा इकट्ठा करके कहीं लेने का ऐसा अर्थ नहीं है उसका। सर ये जो एनसीआर इलाकों में पार्षद है पानीपत के, उस मामले में एफआईआर हुई है एसपी के खिलाफ, इसको लेकर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिप्टी सीएम की तरफ से भी है, कैसे देखते हैं सर आप इस कार्रवाई को? देखिए, पुलिस को मौके के हालात देख करके और जो कंप्लेनेंट की जो एप्लीकेशन होती है उसके हिसाब से करना पड़ता है। क्या ठीक है क्या गलत है, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आता है। अब चूंकि जो कंप्लेनेंट है उस पार्षद की बेटी जो स्वयं पार्षद है, वो पूर्व पार्षद थे, तो उनकी बेटी ने एक एप्लीकेशन दी, उसमें उन्होंने एक शंका जाहिर की है। तो जब शंका जाहिर की है तो एक नियम होता है, हमने कहा कि भी जो कोई एफआईआर लिखाना चाहता है तो फर्स्ट राउंड में एफआईआर का मतलब होता है क्या, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में शिकायत करता जो लिख के देता उसको करना होता है, और उसमें कोई एफआईआर लिखने से कोई दोषी बन जाता ऐसा नहीं है। इसलिए कप्तान जो है, पुलिस कप्तान पर ये वो ठीक है, उनकी राय है, डीजीपी पर भी उनकी राय है, लेकिन कंप्लेनेंट संतुष्ट अगर ना हो तो हमें तो कंप्लेनेंट को संतुष्ट करना होता है। बाद का काम है इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एसपी का रोल होगा तो विषय आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो एसपी का रोल नाम बाहर हो जाएगा, एकदम बाहर हो जाएगा। ये सर जो एनसीआर के इलाके हैं जहाँ पर केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर जो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा व्यवस्थाएं जो है और करी गई हैं? देखिए, वहां पर पर्याप्त जो स्टाफ है, हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है, उसकी संख्या हमने प्राप्त की है, बेड्स की संख्या प्राप्त की है, ऑक्सीजन बेड्स की संख्या प्राप्त की है, आईसीयू बेड्स की संख्या प्राप्त है। यानी कोई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी नहीं है, कोई हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी संख्या कम नहीं है, हमारे यहाँ कोई साधनों की कमी नहीं है, दवाई की कमी नहीं है। हमने हर चीज प्रॉपर उसके अंदर जितना उपयोग होता है, सेंटर भी उसमें सहायता करता है, सेंटर सहायता करता है। हमारे प्रदेश का अपना बजट है लगभग इस कोरोना में मुझे लगता है शायद 900 करोड़ रुपया, कितना अभी तो 550-600 550 हमने रिजर्व रखा था इसका, हाँ चल रहा है, तो 550 करोड़ रुपया लग चुका है। और हमारा लगभग 110 करोड़ रुपया जो सीएम कोरोना रिलीफ फंड था उसमें से लग चुका है। तो वो तो रेगुलर जितनी आवश्यकता पड़ती है उतना हम लगाते हैं। हरियाणा में हमारे पास कोई कमी नहीं है, वहाँ जो पॉजिटिव हो रहे हैं उसकी संख्या कैसे घटे इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर, कोविड पर भी पॉलिटिक्स जो है वो लगातार हो रही है। दिल्ली का ये कहना है कि एनसीआर विजन से जितना प्रमोशन दिया पराली जलाने के बाद उसके कारण जो है नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज। इस पॉलिटिक्स का किसी को लाभ होने वाला नहीं है। सर, शैलजा ने भी कहा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, कोरोना को लेकर जो मृतकों की संख्या है उसको भी छुपा रही है, उसको भी कम बता रही है, और जो संक्रमित है उनकी भी संख्या कम बताई जा रही है। कुछ आंकड़े वो बता दे तो हम विचार कर लेंगे। फार्मर्स जो पंजाब से आ रहे हैं उसके लिए व्हाट अरेंजमेंट वी हैव मेड, मैंने पहले बता दिया, तो बॉर्डर्स को रोक दिया गया। कुछ अरेस्टिंग भी हुई है फार्मर्स की।
कुछ प्रिकॉशनरी जैसा होता है वैसा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने आज सुबह कुछ अरेस्टिंग की है। कोई आंकड़ा बताया था कितने किसान नेताओं को गिरफ्तार किया? पंजाब से जो लोग आएंगे 26-27 को, तो जांच की जाएगी और पूरा बॉर्डर सील कर दी जाएगी। अभी 2 दिनों के लिए तो बॉर्डर सील करेंगे, इसीलिए मैंने अपील की है जनता से कि वो 2 दिन के लिए अवॉइड करें आना जाना। सीएम साहब, आज प्रधानमंत्री मोदी काफी गंभीर दिखे कोविड को लेकर, क्या कोई स्पेशल गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से? मैंने सब बता दिया है और गंभीर प्रधानमंत्री जी भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, और जो गंभीर नहीं होगा वो खता खाएगा। क्या आपने पीएम से और कुछ डिमांड भी किया है कोविड प्रिपरेटर्स? आज डिमांड के विषय नहीं थे, आज तो केवल हर प्रदेश में ये तैयारी कैसे की जाए ताकि कोविड को हम फैलने से रोक सके। ये एक प्रकार का सबका कॉमन कंसर्न, पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके प्रदेश और केंद्र सब मिल करके, तो इसलिए मिलकर के इसको करना है। तो एक साझा रणनीति बनाने के लिए सारा आदान प्रदान होता है। हर प्रदेश में कुछ अच्छे काम किए होते हैं वो बताते हैं, नए प्रयोग होते हैं वो बताते हैं, और क्या क्या किया जा सकता है। ये जो केंद्र के हमारे गृह मंत्री उन्होंने बैठक का संचालन किया, गृह सचिव वहीं होते हैं, हेल्थ जो सचिव हैं वो वहाँ हैं, हेल्थ मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एक टीम के रूप में सारा बैठ के विचार करते हैं। वैक्सीन को लेकर के भी सर कुछ टाइमलाइन मैंने बता दिया पहले। नहीं, वैक्सीन कब तक आ रही है ऐसा बताएं? अभी उनका ये है कि जब तक ट्रायल चल रहा है, 3रा राउंड ट्रायल का चल रहा है, और ये कितने दिन चलेगा? नेक्स्ट मंथ तक तो चलेगा सर, उसके बाद फिर इसकी अप्रूवल शुरू होगी। फिर अप्रूवल शुरू होंगी, और इसमें भी देश के साथ, हमारे देश में तो 2 प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग चल रहा है, दुनिया में और देशों में भी चल रहा है, और लगभग 15 वैक्सीन ऐसी जो है अलग अलग देशों में, कोई यूके में, यूएसए में, बाकी देशों में सब काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और कोई भी वैक्सीन को तैयार करने के लिए सामान्यतः वैसे तो 3 साल का पीरियड लगता है, लेकिन ये चूंकि विशेष प्रकार की एक वैक्सीन तैयार करने के लिए, विशेष दौर के लिए तैयार करने के लिए एक टारगेट सबने रखा हुआ था कि हम 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन तैयार करेंगे। अब चूंकि ये फरवरी मार्च में विषय शुरू हुए हैं, तो फरवरी मार्च में भी अभी 3 महीने आने और बाकी शेष रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उस 1 साल के अंदर अंदर ये वैक्सीन के टेस्टिंग वेस्टिंग सब कंप्लीट हो करके, और उसके रिजल्ट्स भी, क्योंकि टेस्टिंग के बाद ही रिजल्ट्स पता लगते हैं कि इसके रिजल्ट कैसे रहे। कोई भी वैक्सीन होती है उसको बनने के, उसके प्रयोग करने के बाद होता है। हमारा जैसे बच्चों को वैक्सीन लगाने का टीका है जो हम 3 साल 4 साल में लगाते हैं, ऐसे वैक्सीनेशन का जो आयु है, उसका जो प्रभाव है वो 70 साल तक रहता है। लेकिन ये नई वैक्सीन है, इसका प्रभाव कितना रहेगा ये भी आज अभी कह नहीं सकते हैं। वैक्सीन के बाद कितना उसमें सफलता मिलती है, लगने के बाद, शुरू होने के बाद में पता लगेगा। अच्छा, किसानों ने एक बार प्रोटेस्ट किया था पहले कुरुक्षेत्र में, फोर्स भी यूज किया पुलिस ने, लेकिन बाद में उनको अलाउ कर दिया था। पहली बात तो कि फोर्स को यूज नहीं की थी, वो तो एक छोटा टसल हुआ था जो एक ट्रैक्टर वाले ने जबरदस्ती उस बैरियर को तोड़ा था। मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं कि देयर वाज नो फोर्स यूज्ड एट दैट टाइम। इशू बना लिया गया तो वो इशू नहीं है, इसलिए हम कभी भी ऐसी फोर्स यूज करने के खिलाफ रहते हैं। लेकिन मौके पर निर्णय वहां जो व्यक्ति होता है, अफसर होता है, उसी को करना होता है। मान लो कोई ऐसा कोई विषय बन जाए जिसमें से उनको अपना निर्णय लेना होता तो लेते ही हैं। कोई हर चीज यहां से पूछना उस समय मौके पर जरूरी नहीं होता। कई बार सेल्फ डिफेंस में भी चीजें करनी पड़ती हैं, स्थिति को संभालने के लिए भी करनी पड़ती हैं। अब कोई भीड़ है, भीड़ में से मानो पत्थरबाजी कोई कर दे तो उसको रोकने के लिए पुलिस कुछ करेगी कि नहीं करेगी, ये मार खाती रहेगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमको बिल्कुल एक रैशनली सोचना होता है कि उस मौके पर क्या होगा। हमारा नीतिगत फैसला होता है, हम कोई फोर्स, अनावश्यक फोर्स यूज करने के खिलाफ है, नहीं करेंगे। सर, कोरोना के शुरुआती दौर में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लोगों की मदद करने की शुरुआत की तो उस समय सर काफी जो है लोगों ने राशन भी लिया, लेकिन अभी हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास जी के पास शिकायत आई कि कई जो खाद्य आपूर्ति अधिकारियों ने परिवारों की संख्या बढ़ा करके राशन में सरकार को जबरदस्त जो है नुकसान पहुंचाया, जिनकी संख्या 3 थी उनके पर 25 लोगों को ऐड कर दिया। इसमें कुछ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने जबरदस्ती जो है लोगों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ा दी। तो इस संबंध में सर आपको लगता है कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए या? देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी शिकायत नहीं है। केवल इतना ही है कि बहुत से परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, उनके लिए अलग से हमने एक व्यवस्था बनाई थी, डिस्ट्रेस राशन टोकन। तो डिस्ट्रेस राशन टोकन के आधार पर लगभग 80,000 लोगों के नए कार्ड बने थे, वो तो बने हैं। सर एक बार सवाल नहीं सर, यमुनानगर में ऐसा मामला पकड़ में आया है कि वहाँ कुछ राशन कार्ड होल्डर जो हैं, डिपो होल्डर हैं,
उन्होंने कार्ड में क्योंकि अब बंदे दिखाई नहीं देते तो वो बंदे बढ़ा दिए हैं, वो जांच चल रही है विभाग की। ठीक है, तो कोई एक आध केस ऐसा हुआ हो तो जांच चलेगी। और वैसे भी हम अब एक नया, आप लोगों को पहले मैंने बताया था, एक प्रोसेस हमारा शुरू हुआ परिवार पहचान पत्र। उसमें हर एक परिवार की फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसमें सब सदस्यों के नाम लिखे जा रहे हैं और बाद में पीडीएस के साथ उसको जोड़ा जाएगा। और अगर कहीं अभी कोई ऐसा बढ़ा दिया होगा इंटेंशनली तो पकड़ में आ जाएंगे। और अगर कोई ऐसा है, मान लो उसमें से किसी की डेथ हो गई, परिवार उसमें से पहचान पत्र में से, उसमें राशन कार्ड में से उसका नाम कटना चाहिए था, हो सकता है साल 6 महीने नहीं कटा होगा, ऐसी लापरवाहियां एक अलग विषय है। लेकिन अब इस नए सिस्टम में से जो एक्चुअल जो ऑन टाइम जिसको कहना चाहिए, ऑन रियल टाइम बेसिस पर वो सारे डाटा हमारे पास रहेंगे, उसी के हिसाब से उसमें कम ज्यादा हुआ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।